लास्ट वीडियो में हमने जो पार्ट 13 था उसमें आपको एक बार फिर से रजिस्टिविटी के बारे में बताया था। अभी आपका चैप्टर 6 शुरू होने जा रहा है, डीसी सर्किट एंड मेजरमेंट। इसमें जो हम पहला टॉपिक पढ़ते हैं वो है सेल। सेल, व्हाट इज सेल? अ सेल इज अ डिवाइस विच मेंटेन द कंटिन्यूअस फ्लो। अ सेल इज अ डिवाइस which maintain continuous flow of charge, which maintain continuous flow of charge through the circuit। तो ये एक तरीके से आप ये समझ लें कि एक पंप करता है चार्ज को थ्रू दी सर्किट। ये सेल है, या मोर प्रिसाइसली आप केमिकल टर्मिनोलॉजी में अगर सेल को डिफाइन करेंगे तो अ सेल इज अ डिवाइस, अ सेल इज अ डिवाइस which convert chemical energy into electrical energy, chemical energy into electrical energy। ठीक है, सेल की ये दो डेफिनेशन हो सकती है। ये सिर्फ इंडिकेटिव डेफिनेशंस हैं, आपके यहाँ डेफिनेशंस तो पूछी जाती नहीं है, इसलिए बहुत ज्यादा इस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो सेल क्या है भाई? वे मेंटेन करता है मेंटेन करता है कंटिन्यूअस फ्लो। अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है? व्हाट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है भाई? इसको ईएमएफ कहते हैं। देखो, इसकी सबसे आसान डेफिनेशन क्या हो सकती है? द पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द electrodes of the cell in open circuit। ओपन सर्किट का मतलब होता है I is equal to 0। The potential difference between the electrodes of the cell in open circuit is known as potential difference, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या कहते हैं इसको? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ। ठीक, देखो, हम सेल को कन्वेंशनली यू बनाते हैं। ये सेल का कन्वेंशन है, जिसमें ये एक बड़ी लाइन और ये एक छोटी लाइन। ये जो बड़ी लाइन है इसको पॉजिटिव और इसको नेगेटिव माना जाता है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ईएमएफ जो होता है वो सेल का ऐसे, इसकी डायरेक्शन भी आप देख लीजिए, अभी मैं मेंशन भी कर दूंगा। ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड ऑफ द सेल इज नोन एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। ठीक है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल इन ओपन सर्किट इज नोन एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक, अब इसको अगर हम मैथमेटिकली डिफाइन करना चाहें तो मैथमेटिकली इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मैथमेटिकली ईएमएफ ऑफ अ सेल इज डिफाइंड as the ratio, as the work done in work done per unit charge, work done per unit charge in sending charge through the circuit। किसी सर्किट में
जो वर्क डन होता है चार्ज को सेंड करने में, हम उसको ईएमएफ के नाम से जानते हैं। वर्क डन पर यूनिट चार्ज, दिस इज नोन एज ईएमएफ। वीडियो को पॉज कर इसे नोट कीजिए। मैं सामने से हट जा रहा हूं, ये वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर लीजिएगा। अब इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन हो गई, तो इसी से हम इसका एक फार्मूला बनाएंगे। ये तो आपको क्लियर हो गया कि ईएमएफ जो है वो फोर्स नहीं है। याद रखिएगा, ईएमएफ इज नॉट अ फोर्स, इट इज अ टेंडेंसी, दैट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। और वो भी कब, जब वो ओपन सर्किट में हो। आप कहिए लेट W इज द वर्क डन, W इज द वर्क डन इन sending Q amount of charge through the circuit, then electromotive force EMF E इज इक्वल टू W अपॉन Q। ये फार्मूला हो गया। लेकिन ये कब तक, जब तक सेल ओपन सर्किट में हो, सेल से कोई करंट ना फ्लो कर रही हो। ईएमएफ क्या होता है बेटा? ईएमएफ टेंडेंसी होती है। E इज अ स्केलर क्वांटिटी, E इज अ स्केलर क्वांटिटी having SI unit जूल पर कूलम और वोल्ट। ठीक, जूल पर कूलम और वोल्ट। द डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ, इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम negative electrode to positive electrode। ये हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ नापा जाता है। इसकी डायरेक्शन हमेशा ऐसी होती है। और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, जूल पर कूलम और वोल्ट से किया जाता है। इसको तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि भाई कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट होगा तो इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर एक रेजिस्टेंस होगा। अब अगर रेजिस्टेंस है तो जाहिर सी बात है कि चार्ज को फ्लो कराने के लिए आपको वर्क डन करना पड़ेगा। वो वर्क डन कौन करेगा? तो जो वर्क डन करेगा वो सेल करेगा। और किसके बिहाफ पे करेगा? उसके अंदर स्टोर्ड केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और करंट फ्लो करेगी सर्किट से, जो अपने साथ चार्ज को लेकर चलेगी। इस तरीके से वो वर्क डन करेगा, राइट। तो ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आपका डिफाइन हुआ। अब इसी में एक दूसरा टर्म हम लोग डिफाइन करेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस। ये आपका जो जनरल रेजिस्टेंस होता है उससे थोड़ा डिफरेंट है। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है भाई? इंटरनल रेजिस्टेंस, व्हाट इज इंटरनल रेजिस्टेंस? द रेजिस्टेंस, द ऑब्स्ट्रक्शन offered by the electrolytes in the way of current, is known as internal resistance। तो ये बेटा आपने जो रेजिस्टेंस हमसे सीखा है इससे पहले वो ज्योमेट्रिकल कांस्टेंट था। ये ज्योमेट्रिकल कांस्टेंट नहीं है, ये इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफर करेंगे जो सेल के अंदर भरा हुआ है इलेक्ट्रोलाइट, जिसकी केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन है। तो ये ऑब्स्ट्रक्शन, ये रेजिस्टेंस उस रेजिस्टेंस से डिफरेंट है, लेकिन नेचर में दोनों सेम है। उसका भी काम करंट को रोकने का है, कोशिश करने का है, इसका भी काम करंट को रोकने की कोशिश करने का है। तो ये दोनों काम एक जैसा करते हैं। ठीक है। द इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। अब ये इंटरनल रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है वो भी देख लिया जाए।
the internal resistance depends upon following factors। किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? नंबर 1, द नेचर, कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। नेचर में दो चीजें ली जा सकती हैं, वीक और स्ट्रांग। वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा तो वो कम आयन रिलीज करेगा, कम इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो वो ज्यादा आयन रिलीज करेगा। ठीक है। कंसंट्रेशन, जितना ज्यादा पर 100 ग्राम आप इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस उतना कम होगा। ठीक है। तीसरा टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने से जानते हो एनर्जी मिलेगी, एनर्जी मिलेगी तो इलेक्ट्रॉनों को मूवमेंट मिलेगा। तो द इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन नेचर, कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। नेचर, कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये इसमें सेकंड अब जो इसका सेकंड फैक्टर है वो क्या है? जितना ज्यादा इलेक्ट्रोड का एरिया सॉल्यूशन में डिप्ट होगा उतने ज्यादा आयन को डिपॉजिट होने का मौका मिलेगा। जितने ज्यादा आयन डिपॉजिट होंगे उतनी अच्छी करंट फ्लो करेगी, जितनी अच्छी करंट फ्लो करेगी उतना कम रेजिस्टेंस वो ऑफर करेगा। तो इसका मतलब जो दूसरा फैक्टर है वो एरिया ऑफ द प्लेट, एरिया ऑफ द प्लेट डिप्ड इनटू द सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में जितना ज्यादा एरिया डूबा हुआ होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। तीसरा द डिस्टेंस। अच्छा एक चीज और, चलो अगर हम इसको आर मान लें, इसको क्या मान लें? आर मान लें, तो ये आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a होगा, ये जान लो। ठीक उसी तरीके से द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, जितनी दूर इलेक्ट्रोड्स होंगे उतना ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर होगा, यानी रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। These are the three factors on which internal resistance of the cell depends। जब फ्रेशली प्रिपेयर्ड सेल होता है उस टाइम पर आपका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। जैसे जैसे सेल आप सर्किट के अंदर यूज करते चले जाएंगे वैसे वैसे आपका इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा। ठीक है। आइए हम इंटरनल रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने का आपको कुछ मेथड सिखाते हैं। ठीक है। अब ये आप वीडियो को पॉज करके इसको फिर से नोट कर डालिए पूरा इंटरनल रेजिस्टेंस। अब हम कैलकुलेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस करेंगे। व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस, कैसे कैलकुलेट किया था, और इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम आपको यहीं पे करवा देते हैं ताकि आपको इसका कंफर्म हो जाए। आइए बहुत ध्यान से पहले हम एक सर्किट बनाएंगे। देखिएगा, किसी सर्किट के अंदर अगर आप सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस दिखाना चाहते हैं तो सेल के ठीक बगल में थोड़ी दूर पर एक आप रजिस्टर ऐसे लगा दीजिए। ये देखिए सर्किट का ओरिजिनल हिस्सा है ये, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। और सर्किट में फ्लो वाली होने वाली करंट को मेजर करने के लिए हमने यहाँ पर एक अमीटर लगा रखा है। ये आप क्लास 9 से ही जानते हैं कि रेजिस्टेंस करंट को मेजर करने के लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अमीटर कहते हैं। अब ये बैटरी का पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा, ये नेगेटिव, यानी ये बैटरी का ईएमएफ। ठीक, मान लीजिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर है, सर्किट में फ्लो करने वाली करंट आई है। ठीक है, तो करंट जिधर से रजिस्टर में एंट्री लेती है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, जिधर से लीव करती है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है। याद रखिएगा, इसी तरीके से अमीटर का ये पॉजिटिव होगा और इसका ये
नेगेटिव होगा। ठीक, सपोज कर लेते हैं ये है इंटरनल रेजिस्टेंस। तो अब देखो ये जो करंट है तुम्हारी इस ब्रांच में इस साइड में जाती हुई दिखाई देगी, क्योंकि वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से बाहर निकली है तो निगेटिव इलेक्ट्रोड से अंदर जाएगी। तो इस इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए ये सिरा प्लस का होगा। क्यों? क्योंकि करंट की एंट्री इधर से है और ये सिरा माइनस का होगा। इससे घबराना नहीं, ये कन्वेंशन जो है वो करंट की डायरेक्शन से डिसाइड होता है। ये माइनस प्लस जो हमने लिखे हैं ये करंट की डायरेक्शन से डिसाइड होता है। अच्छा भाई, अब ये देखो दो पॉइंट्स हैं, चलो मान लेते हैं ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ध्यान से देखना, आप उम्मीद करता हूं। तो अब ये चूंकि सेल और ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस ये सेल का अपना अंदरूनी मामला है, इसलिए ये एक बक्से में बंद कर दिया था। ये कन्वेंशन है, ठीक। और जब सेल से करंट फ्लो करना शुरू कर देती है तो फिर ईएमएफ नहीं रह जाता, वहां पर एक और टर्म इंट्रोड्यूस हो जाता है जिसे हम पोटेंशियल ड्रॉप कहते हैं। क्या कहते हैं? पोटेंशियल ड्रॉप, डॉटेड लाइन, ये वी। अब ये वी बताएगा। ये हुआ वो सर्किट जिसके अंदर हम आर को जज करेंगे। चलिए सर, आइए इस डेरिवेशन को करते हैं। ये डेरिवेशन करते हैं। लेट Q amount of charge flows through the circuit for time t, then Q is equal to IT. Equation number 1. Where what is I? Where I क्या है? Current through the circuit. ये क्या है? Current through the circuit. ये सर्किट में बहने वाली करंट है, ठीक। अब ये सेल ही तो चार्ज पंप करेगा, इसका मतलब वर्क डन बाय द सेल, वर्क डन by the cell in sending Q amount of charge through the circuit. W net Q into E। मुझे जरूरत नहीं है ये बताने की कि मैं आपको ये फार्मूला कई बार और भी पढ़ा चुका हूं। W net इज इक्वल टू Q इंटू ई। ई क्या है भाई? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, ठीक। अच्छा, इसका मतलब आप लिख सकते हैं W net की वैल्यू, देखो Q की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं? IT। ये EIT हो गया, इसे आप इक्वेशन नंबर 2 कह दीजिए, ठीक है। अब ये जो सेल काम कर रहा है, एक तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में चार्ज भेज रहा है, फिर उसके बाद वो अपने इंटरनल रेजिस्टेंस से चार्ज को वापस मंगाकर अपने पास रखेगा, और ये कंटिन्यूअस फ्लो है, चार्ज कहीं रुकेगा नहीं पूरे सर्किट में। ये किरचॉफ का नियम है, किरचॉफ का लॉ है, और ये प्रूवन फैक्ट है। वंस चार्ज विल बी कमिंग आउट फ्रॉम द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, इट मस्ट इंटर इनटू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, यानी पाथ क्लोज है। तो अब यहां पर हम लोग लिखेंगे वर्क डन in sending Q amount of charge through external circuit. Q amount of charge through external circuit. Through external circuit. ये क्या हो जाएगा? W external. तो एक्सटर्नल का पोटेंशियल, जो पोटेंशियल इन दो पॉइंट का होगा वही पोटेंशियल इसका भी होगा। क्यों? क्योंकि देखो ये सिरा पॉजिटिव है, इसका इससे कनेक्ट, ये सिरा नेगेटिव, ये इसका इससे कनेक्ट, इसलिए क्या होगा? ये पॉजिटिव। ये वोल्ट मीटर का पॉजिटिव सिरा है और ये नेगेटिव सिरा है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं W एक्सटर्नल की वैल्यू आप लिखेंगे Q इंटू वी, और ये हो गया VIT, इक्वेशन नंबर
3, क्योंकि कि Q की वैल्यू तो हम निकाल ही चुके हैं। अब लेट V, ये क्या है? पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस R, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस R। तो V की वैल्यू होगी I इंटू R, ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ से इसकी वैल्यू क्या हो गई? I इंटू R हो गई। तो वर्क डन इन सेंडिंग Q amount of charge through R, इंटरनल रेजिस्टेंस। आराम से लिख दीजिए W इंटरनल की वैल्यू क्या? Q इंटू V। Q की वैल्यू आप लिखेंगे IT और इसकी वैल्यू लिखेंगे आप I इंटू R। क्लियर है? ठीक। अब ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। बच्चों ये जो W एक्सटर्नल और W इंटरनल है, ये कर कौन रहा है? W नेट कर रहा है। तो आओ W बराबर W नेट इज इक्वल टू W एक्सटर्नल प्लस W इंटरनल। W नेट की वैल्यू क्या है? EIT, और इसकी वैल्यू क्या है? VIT, और इसकी वैल्यू क्या है? IT इंटू IR। आपको एक चीज दिखाई देगी, IT सब जगह से कैंसिल, लाल पेन का इस्तेमाल करता IT सब जगह से कैंसिल। तो बचा क्या? E इज इक्वल टू V प्लस IR या V इज इक्वल टू E माइनस IR। यहाँ V क्या है? इसको हम कहते हैं टर्मिनल वोल्टेज। क्या कहते हैं? टर्मिनल वोल्टेज। है क्या ये? द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस the potential difference across the cell when cell is in closed circuit। ठीक, ये पहला फार्मूला है, इसे नोट कर डालिए। ठीक, ये जो V बराबर E माइनस IR है, ये टर्मिनल वोल्टेज कहलाता है। और ये टर्मिनल वोल्टेज क्या है? वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दी इलेक्ट्रोड ऑफ द सेल है। कब? जब सेल क्लोज सर्किट में हो। सेल क्लोज सर्किट में कब होता है? जब उसका जब उससे एक करंट फ्लो कर रही हो। अभी ये डेरिवेशन इनकम्प्लीट है, अभी ये पहला फार्मूला आया है। ठीक है।